नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर की, बिजनौर के मौसम पर शुरू हुई राजनीति की, जानेंगे पोस्टल बैलेट को लेकर अखिलेश ने क्या की शिकायत, गोवा चुनाव में कांग्रेस ने किए क्या क्या दावे, बात करेंगे छोटे उद्योगियों की मुश्किलों पर राहुल के सवालों की, ममता की पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में पत्रकारों की बढ़ती परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमले पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले, ओवैसी ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से किया इनकार, मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत ही लें सुरक्षा। राम रहीम को मिली 21 दिन की पैरोल, सुनारिया जेल से निकला काफिला, पुलिस की निगरानी में गुरुग्राम डेरे पर रहेंगे राम रहीम। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर विवाद अभी भी जारी। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज आने को मिली छूट, लेकिन क्लासरूम में जाने पर लगी हुई है पाबंदी। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1024 अंकों की गिरावट के साथ 57,621 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 302 अंकों की गिरावट के साथ 17,213 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में पहले दौर का चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। पहले दौर की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके लिए 8 फरवरी यानी कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले दौर में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी, जबकि सपा और बसपा को 2-2 और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। इस बार आरएलडी सपा के साथ चुनाव लड़ रही है, तो पहले चरण के अंतिम दौर प्रचार में आज क्या रही पार्टियों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पहले दौर का प्रचार समाप्त होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सपा और बीजेपी एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भी कर रहे हैं। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना चालू की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा भी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के सहारे अखिलेश ने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के सहारे सपा आरएलडी गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की। बिजनौर में बीजेपी की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत का हवाला देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे ये पूछना कि जब उनकी सरकार थी तब आपके गांव को वो कितनी बिजली देते थे। पीएम ने सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। इस बीच बीजेपी की मुश्किलें उसकी सहयोगी अपना दल सोनेवाल ने भी बढ़ा दी हैं। पार्टी प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति का हम समर्थन नहीं करते। हम वैचारिक रूप से भाजपा से अलग हैं। मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती है। हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं। यही हमारी विचारधारा है। इस बीच बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई बगावत अभी तक थमी नहीं है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके सपा में भी जाने की चर्चा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आज अपने 24 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें गोरखपुर शहर सीट पर शुभावती शुक्ला का नाम भी शामिल है। इसी सीट पर बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सपा ने मजबूत घेराबंदी कर रखी है। सपा की इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए आज बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को चुनाव मैदान में उतार दिया। चुनावों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की यूपी में पहली फिजिकल रैली होनी थी। पीएम का हेलीकॉप्टर दिल्ली से बिजनौर के लिए उड़ा। हेलीकॉप्टर बिजनौर तक पहुंचा, लेकिन अचानक ही वापस लौट आया। तो आखिर क्यों बिजनौर में पहुंचकर भी पीएम ने वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित किया, और क्यों पीएम के वर्चुअल रैली पर उठे सवाल, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर पहले 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ऐसे में आज पीएम मोदी को भी बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो गया। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि घने कोहरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर बिजनौर पहुंच गए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर
प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में टीवी चैनल के फ्लैश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत के इस ट्वीट के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक रैली में लोगों के नहीं पहुंचने की वजह से पीएम मोदी को अपना बिजनौर का दौरा रद्द करना पड़ा है, क्योंकि बिजनौर से जो तस्वीर सामने आ रही है उनके मुताबिक उस इलाके में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। जब योगी वहां पहुंच सकते हैं तो पीएम को क्या परेशानी हुई। आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी को लेकर जाट समुदाय और किसानों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, जिसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। बिजनौर में पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद सीएम योगी ने बिजनौर की सभी 8 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश से युवाओं का पलायन करने पर मजबूर किया गया, साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भी सपा को कटघरे में खड़ा किया। पीएम की पहली रैली पर मौसम की मार या फिर बीजेपी का मौसम खराब, इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव की परेशानी मौसम नहीं, पोस्टल बैलेट ने बढ़ा रखी है। अखिलेश ने इसमें हेराफेरी की आशंका जताई है और दावा किया है बीजेपी के इशारे पर पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विवाद गहराने लगा है। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार दिया है। हालांकि अब इस पर वाद विवाद शुरू हो गया है। यूपी चुनाव को लेकर आगरा के फतेहाबाद में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों से पोस्टल बैलेट डलवाने पहुंची अधिकारियों की टीम पर एक दिव्यांग वोटर ने मनमाना वोट डलवाने का आरोप लगाया। वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्ती वोट दिलवाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने एक वोट से कुछ नहीं होने की बात कहने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग चुनाव आयोग से की है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, एक प्रशासनिक अधिकारी सरेआम कह रहा है कि एक वोट से कुछ होता है क्या? ऐसे में ये बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर तुरंत सस्पेंड किया जाए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के समर्थक और कार्यकर्ताओं को वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखने को भी कहा है। दरअसल फतेहाबाद विधानसभा सीट पर बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को बैलेट के जरिए वोटिंग की सुविधा दी गई। इस दौरान वोट डालकर निकले दिव्यांग सुरेंद्र ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि उसका वोट गलत तरीके से अधिकारियों ने डलवा दिया। दिव्यांग ने बाहर निकलकर कहा कि वो साइकिल को वोट डालना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने उसका वोट बीजेपी को डलवा दिया। दिव्यांग के वीडियो को सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद ये अखिलेश यादव के संज्ञान में आया। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश की शिकायत पर चुनाव आयोग को तुरंत जवाब देना चाहिए। अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई ही होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने कार्यक्रम के जरिए जोड़ सकती हैं, हेराफेरी से नहीं। जनता को लुभाने की कोशिश गोवा में भी हो रही है। कांग्रेस ने गोवा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है और इसे लेकर गोवा के कांग्रेस प्रभारी पी चिदम्बरम ने बड़ा दावा किया है। गोवा में मतदान से पहले सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने गोवा के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान गोवा कांग्रेस प्रभारी पी चिदम्बरम ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा किया जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 3 से 6 महीने के बीच राज्य के खनन उद्योग को फिर से शुरू किया जाएगा। खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम से परामर्श किया जाएगा। खनन उद्योग को वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। हमारे पास 1 या 2 महीने में एक स्थायी खनन कानूनी मॉडल तैयार होगा और उसके तुरंत बाद हम इसे लागू कर देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरे अनुमान में सरकार बनने के 3 से 6 महीने के बीच कानूनी तौर पर खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। बता दें कि राज्य में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिदम्बरम कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में गोवा में है। चिदम्बरम की ये टिप्पणी कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद आई है, जिसमें गोवा में सभी कानूनी और सतत खनन गतिविधियों को शुरू करने का वादा किया गया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए चिदम्बरम ने कहा कि राज्य के लिए समस्या संसाधन खोजने की नहीं है, बल्कि संसाधनों के आवंटन की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट के लिए 3 रास्ते हैं: सरकार के अपने संसाधन, केंद्र सरकार के राजस्व का हिस्सा और केंद्र सरकार का अनुदान। चिदम्बरम ने कहा कि धन का स्रोत कभी समस्या नहीं रहा है, लेकिन समस्या धन के आवंटन को लेकर है। अगर बुद्धिमानी और विचारशील सोच से धन का आवंटन किया जाता है तो घोषणा पत्र में कही हर बात 5 साल में पूरी की जा सकती है।
कांग्रेस गोवा में इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। 14 फरवरी को गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस 10 साल की बीजेपी सरकार की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी को घेरने की कोशिश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने छोटे उद्योगों की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है तब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्विटर के जरिए देश की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को झूठी सरकार करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, व्यापार करने में हो रही दिक्कतें, बेरोजगार युवाओं का दर्द, मोदी सरकार का बाध्यकारी झूठ। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ हैशटैग किसके अच्छे दिन का भी इस्तेमाल किया है। साथ में राहुल गांधी ने एमएसएमई से जुड़ी एक रिपोर्ट भी साझा की है। दरअसल पिछले साल के आखिर में किए गए एसआईडीबीआई के एक सर्वेक्षण और पिछले महीने घोषित किए गए 67% एमएसएमई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड के दौरान 3 महीने के समय के लिए अस्थायी रूप से बंद होने की सूचना दी है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। बता दें, एमएसएमई मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में एसआईडीबीआई को इस क्षेत्र पर एमएसएमई वर्गीकरण में बदलाव के प्रभाव और कोविड महामारी के कारण एमएसएमई को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण सौंपा था। सर्वेक्षण के परिणाम एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए थे। विपक्ष जहां बीजेपी की घेराबंदी में जुटा हुआ है तो विपक्षी दलों के बीच भी खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी खुद को बताने की होड़ लगी है और इस होड़ में टीएमसी चीफ खुद को सबसे आगे मानकर चल रही हैं। लेकिन अब टीएमसी में ही आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को उनका दाहिना हाथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ममता के पद चिन्हों पर चलकर अभिषेक राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर देखा जाता है। यही नहीं, गोवा, त्रिपुरा जैसे राज्यों में टीएमसी के पैर पसारने और चुनाव लड़ने के फैसलों के पीछे उनकी ही राय मानी जाती है। लेकिन सियासत के पद और कद के लिए कब रिश्ते बदल जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सूबे में अपनी पैठ बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी भी ममता से मतभेद कर बैठे हैं। राज्य के 19 जिलों में 108 नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं। टीएमसी की ओर से कुल 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें से 150 प्रत्याशियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद उभर आए हैं। यही नहीं, टिकट बंटवारे को लेकर टीएमसी में विद्रोह भी देखा जा रहा है। कई जगहों पर तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। टीएमसी ट्रेड यूनियन के वर्कर्स ने बस सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जूट मिलों में काम बंद कर दिया गया है। दरअसल उम्मीदवारों की एक लिस्ट को ममता बनर्जी की मंजूरी के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पार्थ चैटर्जी और सुब्रतो बख्शी ने रिलीज किया था, लेकिन एक लिस्ट फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर दी गई है। कोलकाता के मेयर और ममता के करीबी फिरहाद हाकिम ने कहा है कि दूसरी लिस्ट उन लोगों की ओर से अपलोड की गई है जिन्हें पार्टी के डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड दिए गए हैं, जबकि वो इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है। हाकिम ने इसे लेकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन टीएमसी के पुराने नेताओं का एक वर्ग इसके लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये टीएमसी के नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा गर्मा सकता है। फिलहाल ममता बनर्जी या फिर अभिषेक इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन माना जा रहा है कि अभिषेक उन 150 नेताओं के पक्ष में हैं जिनसे ममता को आपत्ति है। अब ये तकरार पार्टी में बड़ी कलह की वजह बन सकती है, क्योंकि जब दिग्गज नेता ही टकराएंगे तो कार्यकर्ता शांत कैसे रहेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में पत्रकारों की बढ़ती मुश्किलों की। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार में देश में पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। भारत में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में भारत पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की ओर से जारी किया गया है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में देश भर में कम से कम 6 पत्रकारों की जान ले ली गई है। 108 पर हमला हुआ और 13 मीडिया संस्थानों या अखबारों को निशाना बनाया गया है। निष्पक्ष पत्रकारों के लिए प्रशासन या पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के सबसे ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में है, जबकि नागरिकों के समूहों की ओर से उत्पीड़न के संदर्भ में उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा सबसे आगे है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वर्ष 108 पत्रकारों पर हमले किए गए। जम्मू और कश्मीर में 25, मध्य प्रदेश में 16, त्रिपुरा में 15, दिल्ली में 8, बिहार में 6, असम में 5, हरियाणा में 4, महाराष्ट्र में 4, गोवा और मणिपुर में 3-3,
यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में 1-1। वहीं पिछले साल भारत में कुल 44 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई और 17 पत्रकारों को जेल भेजा गया है। इस रिपोर्ट से ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 सामने आई थी। इसके अनुसार पाकिस्तान में पिछले साल 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। 9 पत्रकारों की स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में कोरोना से मृत्यु हो गई और सरकारी उत्पीड़न से तंग आकर 2 पत्रकारों ने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, पर आज तक एक भी मामले में हमलावरों को कोई सजा नहीं दी गई है। पाकिस्तान में प्रेस की सेंसरशिप चरम पर है और सोशल मीडिया पर 19,000 से ज्यादा लोगों का अकाउंट बंद करा दिया गया है, जिसमें अधिकतर पत्रकार हैं। आपको बता दें कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की ये रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से पेश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगली कड़ी है, जिसके अनुसार दुनिया में 160 देशों में भारत 142वें स्थान पर है और पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल है। वहीं पाकिस्तान 145वें स्थान पर है, यानी मोदी सरकार में भारत दमन के मामले में पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।